वेलकम टू पीएन एजुकेशन। आज हम 22 जून 2026 के जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? औपचारिक क्षेत्र में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा कौन सी प्रमुख योजना लॉन्च की गई है? तो अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना लॉन्च किया गया है। अब इस योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस योजना को लाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि भारत को 2047 तक के विकसित भारत के रूप में देखा जाना चाहिए। तो इसी के लिए सरकार ने नागरिकों की कौशल क्षमता को बढ़ावा देना, साथ में बेरोजगारी दर को कम करना और रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जो है ये विकसित भारत रोजगार योजना लागू की गई। अब इसके तहत होगा क्या? इसके तहत 2 साल में मतलब 2047 तक के 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार का सृजन होगा, ताकि हमारे यहाँ पे जो बेरोजगारी दर है उसको कम किया जा सके। साथ ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित क्षेत्र में मिलाना, मतलब संगठित क्षेत्र की अगर मैं बात करूँ तो औपचारिक क्षेत्र मतलब कि अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है इस संगठित क्षेत्र में तो उसकी एक सामाजिक सुरक्षा बनी रहती है, लेकिन असंगठित क्षेत्र में कोई व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसकी जो है सामाजिक सुरक्षा इन फ्यूचर में तो नहीं रहती। तो इसी को देखते हुए जो है सामाजिक सुरक्षा कवरेज को मजबूती प्रदान करना और इसके माध्यम से जो भी बचत होगी उसको कहना चाहिए एक तरीके से व्यवसाय में लगाने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसके अलावा भारत सरकार के द्वारा नागरिकों की कौशल क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कौन कौन सी योजना लागू की गई है? तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है, फिर इसके अलावा प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जिसमें 18 व्यवसाय को जो है जोड़ा गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सेतु योजना, ठीक है। तो भारत सरकार के द्वारा कौशल विकास के लिए और साथ में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जैसे स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप योजना और इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो लगातार जो है सरकार के द्वारा रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो है योजना लॉन्च की जा रही है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रधानमंत्री स्टैंडअप योजना की शुरुआत कब से की गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रतिवर्ष योग दिवस मतलब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो 21 जून को मनाया जाता है। हाल ही में इसका जो था संस्करण वो था 12वां संस्करण। कौन सा संस्करण था? 12वां संस्करण था 2026 में। और 2026 में कहाँ बनाया गया? तो पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो है इसे बनाया गया है। ठीक है, कोलकाता में योग दिवस मनाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई थी। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? 2014 में। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 21 जून 2015 को बना था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? 2015 को। और कब लागू हुआ था? तो 2014 में लागू हुआ था। अब 21 जून को ही जो है योग दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि उस टाइम पे जो है सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है। कहाँ पर होता है? उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कि कहाँ पर होता है? ऊपर होता है। ठीक है, तो इस टाइम पे ये कहा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। कौन सा दिन होता है? सबसे लंबा दिन होता है। ठीक है, तो लंबा दिन होता है इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति योग करता है तो उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होगी? बढ़ेगी। इसका मतलब वो जो व्यक्ति है अगर वो योगा करेगा तो कहना चाहिए उसकी जो आयु है वो दीर्घायु में कन्वर्ट हो जाएगी, 60 की जगह 80 तक के जिएगा। तो इसी को देखते हुए जो है इस 21 जून को रखा गया था कि उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन होता है वो कौन सा होता है? आपकी कहना चाहिए 21 जून होता है। ठीक है, क्योंकि योग जो होता है हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब बात करते हैं कि योग की जो शुरुआत है वो हमारे वैदिक साहित्य में है महर्षि पतंजलि के द्वारा। ठीक है, योग दर्शन जो है किसने दिया था? योग दर्शन किसने दिया था? महर्षि पतंजलि ने दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि योग दर्शन के प्रणेता कौन है? तो महर्षि पतंजलि है ना। योग की 8 क्रियाएं होती है जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान धारण और समाधि। जो ध्यान धारण और समाधि है वो अतरंगी है, बाकी जो 5 है वो हमारी बहिरंगी मतलब हम बाहर से उसको करते हैं। और ध्यान धारण और समाधि को हम अतरंगी मतलब अंतरात्मा से करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 21 जून 2026 को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कौन भारत के लिए 413 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर सबसे ज़्यादा हॉकी खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं?
तो अभी हाल ही में सबसे ज़्यादा हॉकी खेलने वाले जो खिलाड़ी है वो बन गए हैं मनप्रीत सिंह, जो पंजाब के हैं। ठीक है, इन्होंने जो है अपने पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की, ठीक है, किसका पूर्व जो कप्तान थे दिलीप तिर्की, ठीक है, दिलीप तिर्की, इसका जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया। इन्होंने जो है 412 अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच खेले थे, जबकि मनप्रीत सिंह ने जो है 413 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलकर इनका रिकॉर्ड तोड़ा है। तो इन्होंने जो है अभी हाल ही में इनका मतलब जो चल रहा था मैच FIH प्रो लीग, जो किसके खिलाफ था, हॉकी जो खेल था वो किसके खिलाफ था, नीदरलैंड्स के खिलाफ। ठीक है, नीदरलैंड्स के खिलाफ खेल रहे थे, तो ये इनका 413वां अंतर्राष्ट्रीय मैच था जो नीदरलैंड के खिलाफ था। ठीक है, अब बात करें मनप्रीत सिंह की, तो मनप्रीत सिंह का जो जन्म है वो 1992 में हुआ था, और कहाँ हुआ था, पंजाब में हुआ था। ठीक है, इन्होंने कहना चाहिए जो डेब्यू है, मतलब जब खेलना स्टार्ट किया तो 19 साल की आयु में 2011 में इन्होंने डेब्यू किया था, और इन्हीं की कप्तानी में कहना चाहिए हम लोगों ने 2020 में, है ना, 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जो है कांस्य पदक जीता था। ठीक है, उसके बाद 2024 के पेरिस ओलंपिक में भी हमने कांस्य पदक जीता था। तो इनकी कप्तानी में जो है लगातार हमने 2 कांस्य पदक जीते थे। अगर मैं बात करूँ तो मनप्रीत सिंह को, है ना, मनप्रीत सिंह को इनके खेल के योगदान के लिए जो है 2018 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि 2018 में मनप्रीत सिंह को क्या प्रदान किया गया था, तो अर्जुन पुरस्कार दिया गया था ना। अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत है 1965 में की गई थी। ठीक है, फिर इसी के योगदान को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि 2020 में टोक्यो में कांस्य पदक जीता था, तो इसी को देखते हुए जो है भारत सरकार के द्वारा 2021 में जो है 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इन्हें दिया गया। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो इन्हें 2021 में मिला है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि PR श्रीजेश को अभी हाल ही में 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला है, तो इन्हें पद्मश्री मिला है। ठीक है, तो थोड़ा याद रखिएगा, लेकिन इसका जो आंसर है वो क्या है, मनप्रीत सिंह। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अभी हॉकी में हम लोगों ने कितने गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में विश्व सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है, तो वैश्विक स्तर पर सिकल सेल वर्ल्ड सिकल सेल जो डे है वो 19 जून को मनाया जाता है। और 19 जून को इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी, 2008 में ये लागू हुआ था, और पहली बार 19 जून 2009 को इसे बनाया गया था। उसी को देखते हुए वैश्विक स्तर पर 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि सिकल सेल होता क्या है। ये एक होने वाली जो अनुवांशिक रक्त विकार है, मतलब अनुवांशिक जो है बीमारी है जो हमारे जीन में उत्परिवर्तन के कारण होती है। इसकी वजह से होता ये है कि मनुष्य में जो RBC होती है, अगर RBC का जो अगर काल देखोगे तो 120 दिन का होता है टाइम पीरियड्स, लेकिन जब जिस किसी व्यक्ति में सिकल सेल होता है तो उसकी जो RBC होती है 120 दिन की जगह पर जो है 10 से 12 दिन में ही वो नष्ट हो जाती है। मतलब कुल मिला के अगर RBC खत्म हो, शरीर में जो खून की कमी वो बढ़ते जाएगी, मतलब कुल मिला के हीमोग्लोबिन की जो है कमी उत्पन्न हो जाएगी। तो खून की कमी उत्पन्न हो जाती है, साथ में हमारे जो आंतरिक कहना चाहिए अंग है, जैसे यकृत, गुर्दा, तितली, इस पर नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है। धीरे धीरे शरीर में जो हड्डियों और जोड़ों में पेन होने लगता है, अचानक छाती में जो है अत्यधिक पेन होने लगता है। तो एक तरीके से देखा जाए तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक अनुवांशिक है। अगर माता पिता में हो रहा है तो ये बच्चों में भी लगभग जो है 50% होने की संभावना है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर माता पिता में 100% सिकल सेल से पीड़ित है तो बच्चे में कितना परसेंट आएगा, तो बच्चे में 50% जो है इसके जो कहना चाहिए बीमारी के विकार दिखाई देते हैं। ठीक है, अब मैं बात करूं कि भारत सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन चलाया गया, जिसके तहत ये बोला गया था कि हम 2047 तक के भारत को सिकल सेल से, है ना, सिकल सेल से जो है मुक्त करेंगे। कब, 2047 तक के हम भारत को सिकल सेल जैसी बीमारी से मुक्त करेंगे। ठीक है, और इसी के लिए 2023 में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन चलाया गया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन जो मिशन है 2023 में किस स्टेट से चलाया गया था, तो ये मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से जो है चलाया गया था। और इसमें लगभग कितने राज्य पीड़ित है, तो 17 राज्य पीड़ित है, जिसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जनजाति वाले क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा पीड़ित है, जैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सबसे ज़्यादा पीड़ित है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सिकल सेल जो एनीमिया रोग होता है
उसमें ये 2047 तक के भारत को सिकल सेल से मुक्त कर देंगे। और इसमें जो है दो मंत्रालय कार्य करे, एक तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और जनजातीय मंत्रालय। जनजातीय मंत्रालयों में जो है ये इसलिए इंक्लूड कर दिया गया क्योंकि ये जनजातीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिखाई देता है ना, सिकल सेल, ठीक है, एनीमिया रोग, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सिकल सेल जो बीमारी है वो किस जीन में परिवर्तन होने के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के सबसे बड़े निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग के चौथे निर्यात तैयारी सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो अभी हाल ही में नीति आयोग द्वारा जो है निर्यात तैयारी सूचकांक EPI इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें महाराष्ट्र जो है सबसे पहले पायदान पर है निर्यात के क्षेत्र में। यहाँ पर जो निर्यात होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ बड़े स्टेट में, तो महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु और तमिलनाडु के बाद जो है गुजरात सबसे ज़्यादा जो है सामान का निर्यात कर रहे, अपने देश के अलावा अलग अलग कंट्रीज में भी जो है यहाँ का सामान एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब बात किया जाए कि छोटे स्टेट में जो कहना चाहिए निर्यात स्टेट है, तो वो कौन बना है आपका, उत्तराखंड। और इनलाइट जो स्टेट है वो बना है आपका कौन, यूपी बना है, ठीक है। तो ये जो निर्यात सूचकांक होता है, इसी के तहत भारत सरकार के द्वारा जब विदेश व्यापार नीति लाई गई थी, तो इसमें 2030 तक के, कब 2030 तक के हम $1 ट्रिलियन का निर्यात करेंगे, ये लक्ष्य रखा गया है, ठीक है। तो इसी को देखते हुए जो नीति आयोग द्वारा ये रिपोर्ट EPI जो रिपोर्ट है वो जारी की गई है, और इसमें 4 मुख्य स्तंभों को जोड़ा गया। 4 मुख्य स्तंभ में व्यवसाय, निर्यात, अवसंरचना, नीति और शासन, और निर्यात का जो प्रदर्शन होता है उसके बारे में। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे PN एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निश्चित ही आपको इस चैनल के माध्यम से मदद अवश्य मिलेगी। थैंक यू।